जन गण मन अधिनायक जय है, आप लोगों ने सुना होगा। उसमें ये जो अधिनायक शब्द है, इस पर बहुत बार विवाद हुआ है। अभी पढ़ेंगे हम लोग पूरा। ये विवाद जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि कई लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो गीत है वो जब जॉर्ज पंचम भारत आया था तो उसके लिए इन्होंने लिखा था। फिर ये बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है 1911 ईस्वी में शायद, उसमें ये गाया गया भारत के लिए। तो कोई कोई ये मानते हैं कि ये जॉर्ज पंचम के लिए गाया गया, कोई ये मानते हैं कि ये भारत माँ के लिए गाया गया। तो ये किस लिए गाया गया, ये इस पर बहुत ज़्यादा विवाद होता है। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ और इस विवाद को जो है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम फिर से, ये कविता उस विवाद पर नहीं है कि ये अधिनायक किसे कहा गया, उस विवाद पर नहीं है। बस मैं एक अगर ये कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, इस अधिनायक अधिनायक की आलोचना की गई है कि आखिर वो अधिनायक है कौन। ये वो वाला विवाद नहीं है। बस ये समझ रहे हैं कि लोग जो दूसरा जो विवाद है जो कई बार हुआ है कि ये अधिनायक कौन है, वो जॉर्ज पंचम अधिनायक है या फिर भारत माँ जो है, भारत माता, भारत अधिनायक है। यहाँ पर अधिनायक मतलब लीडर, हेड, जिसका ये गुणगान हो रहा है, जन गण मन अधिनायक जय हे, कि हे जन मन और गण के अधिनायक भारत भाग्य विधाता। यहाँ पर किसी लीडर को भारत का भाग्य विधाता बोला जा रहा है या भारत को ही भाग्य विधाता बोला जा रहा है। बात समझे, किसी लीडर को यहाँ पर भारत का भाग्य विधाता बोला जा रहा है या भारत को ही भाग्य विधाता बोला जा रहा है। जन और गण और मन का ये जो भारत है वो भाग्य विधाता है, ऐसा बोला जा रहा है। दोनों बात अलग है। देखिए, कोई गीत जब कोई लिखा जाता है, मान लीजिए हम एक गीत लेते हैं, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ये गीत लिखा है समीर ने, लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने ये गीत लिखा। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, उन्होंने लिख दिया गाना। अब उन्होंने किसके लिए लिखा ये समीर जाने, ठीक, उन्होंने तो लिख दिया। अब ये गाना पसंद आ गया फिल्म बनाने वाले को, तो तेरे नाम फिल्म में ये गीत ले लिया गया। अब ये गीत जब लिया गया तो इस गीत को गाया उदित नारायण ने। उदित नारायण और अलका याग्निक। उदित नारायण तो अलका याग्निक को देख करके ही गा रहे होंगे और एकदम जोश में उसको इशारा कर करके बोल रहे होंगे कि तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। और अलका याग्निक भी बोल रही होगी कि तेरे नाम हमने किया है, उनको, सामने वाले को। फिर उस गीत को उठाया गया और फिल्मा दिया गया सलमान खान पर, और सलमान खान जो है वो उस फिल्म में भूमिका चावला को बोल रहा है कि तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तो आखिर कौन अपना जीवन किसके लिए वो कर रहा है, तो इस गीत से क्या पता चल रहा है कि समीर, आपके मन में जब ये गाना आप सुनते हैं तो ये आपको क्या लग रहा है कि समीर की बात आपको याद आ रही है कि समीर ने किसी के लिए लिखा होगा, फिर उदित नारायण ने अलका याग्निक को ये कहा है, या फिर सलमान खान ने भूमिका चावला को कहा है। तो अगर सलमान खान अगर भूमिका चावला को सारा जीवन सनम कर दी कर दिया होता, सारा जीवन समर्पित कर दिया होता, तो वो आज वो कुंवारे नहीं मर रहा होता बेचारा, ठीक है। तो आखिर ये जो अधिनायक है ये किसके लिए है, ये तो सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर ही जाने कि ये किसके लिए लिखा गया है। ये भारत को अधिनायक कहा गया है या फिर भारत के लीडरों को अधिनायक कहा गया है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ही जाने, हम क्या जाने। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस पर विवाद नहीं करें। हमारे मन में, हम जब भी ये राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जब भी गाएं, तब हमारे मन में जो भाग्य विधाता है वो ये देश ही होना चाहिए कि ये जो हमारा देश है, हमारे देश का मतलब क्या, हमारे देश के लोग, ये जो देश के लोग हैं, ये जो हमारे देश की जो संपत्ति है, हमारे देश की जो नदियां हैं, हमारे देश के जो पहाड़ हैं, हमारे देश के पेड़ पौधे हैं, हमारे देश की सड़कें हैं, सब कुछ जो है ये हमारा भाग्य विधाता हैं। हमारे देश के जो लीडर हैं, आखिर देश तो वही चला रहे हैं, तो हमारे देश के जो लीडर हैं वो हमारे भाग्य विधाता है। तो यहाँ पर ये जो अधिनायक है, जो है भाग्य विधाता, जो अधिनायक है, जो सबका भाग्य विधाता कर रहा है, तो आज़ादी के बाद भारत का भाग्य विधाता कौन है? आज़ादी के बाद तो भारत के भाग्य विधाता यहाँ के लीडर्स ही हैं, यहाँ के नेतागण ही हैं, जो यहाँ के लोगों का भाग्य लिख रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर जो महंगाई हो रही है, जो बेरोजगारी हो रही है, जो कुछ भी समस्या उत्पन्न हो रही है, वो सारी की सारी समस्याएं किन लोगों की वजह से उत्पन्न हो रही है? यहाँ के खराब लीडरशिप की वजह से हो रही है। क्योंकि जापान पर परमाणु बम गिरा, जापान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हमसे बाद में आज़ाद भी हुआ तो, लेकिन देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। कई सारे देश जो हमसे बाद में आज़ाद हुए, छोटा छोटा देश जहाँ पर कोई भी संसाधन नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं। दुबई को देख लीजिए, वहाँ पर बालू ही बालू, रेत ही रेत, लेकिन फिर भी वो देश कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। लेकिन हमारा देश आज़ादी के 76 साल हो गया, लेकिन अभी भी हमारे देश में लोग भूखे मरने को तैयार हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका रहन सहन का जो स्तर है वो बहुत ही निम्न स्तर का है। आज भी कई लोगों का इलाज सही से नहीं हो रहा है, लोगों के बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लोगों को खाने की तकलीफ होती है। छोटा सा आपदा आ जाए तो लोगों को भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। तो वो जो अधिनायक है इस देश का, तो ये जो हैं रघुवीर सहाय, ये पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है वो अधिनायक? ये अधिनायक कौन है जिसका गुण यहाँ की जो गरीब जनता है, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, हरचरना, ये नाम वैसे होगा उस व्यक्ति का हरिचरण, लेकिन हरिचरण तो तब होता जब वो अमीर व्यक्ति होता। वो गरीब है तो वो हरचरना है, हरिचरण वो नहीं है। तो वो आखिर कौन है वो गरीब आदमी? गरीब आदमी, ये हरचरना का मतलब गरीब आदमियों का समूह, आम जनता, आम लोग। तो वो हरचरना कौन है? वो हरचरना जो गीत गा रहा है अधिनायक का, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो आखिर वो भाग्य विधाता कौन है जो इसके भाग्य का विधान नहीं कर पाया है 75 सालों में? और पता नहीं जो स्थिति से, जिस स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति से उनके भारत का भाग्य जो है, उनके विधान का रचना हो भी पाएगा कि नहीं? आखिर वो भाग्य विधाता अधिनायक है कौन है वो लीडर? तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रघुवीर सहाय के बारे में। इनका जन्म जो है वो जल्दी से देख लेते हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था और इनकी निधन 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। हरदेव सहाय इनके पिता थे, जो एक शिक्षक थे। इनकी शिक्षा जो है वो एमए इन्होंने अंग्रेजी में किया, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में। इनका जो इंटरेस्ट था वो संगीत सुनना और फिल्में देखना था। गतिविधि अपनी समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन इन्होंने किया। ये जो कविता लिखते थे उनको उस कविता का वाचन करने के लिए, कविता बोलने के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना इन्होंने की। सम्मान, इनको साहित्य अकादमी का सम्मान मिला है, जिसके जो किताब है लोग भूल गए हैं। वृत्ति मतलब इनका जो पेशा था वो था पत्रकारिता। नवजीवन, ये लखनऊ में है, वहाँ से आरंभ की, फिर समाचार विभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली और फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में इन्होंने काम किया। 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली के प्रधान संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे ये। कृतियाँ, इनकी किताबों का नाम है, ये जो है वो अज्ञेय के द्वारा जो दूसरा सप्तक जो चलाया जाता था, जिसमें अलग अलग कवि अपनी कविताएं लिखते थे, तो दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में ये शामिल हुए। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये सारी कविताएं इन्होंने लिखी। कहानियाँ जो लिखी इन्होंने, सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये कहानियाँ हैं। निबंध, सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं, ये सारी निबंध हैं। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी इन्होंने किया, अनुवाद ट्रांसलेशन भी किया इन्होंने। संपूर्ण रचनावली 6 खड़ों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित भी की। रघुवीर सहाय जो है वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, शुरू में ये एक
प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार हैं, जिनके रचना कर्म और पत्रकारिता का आगे की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। रघुवीर सहाय छठे दशक के प्रारंभ से ही अज्ञेय द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में रघुवीर सहाय शामिल थे। 7 कवि थे दूसरा सप्तक में। जातिवादी ऊंच नीच, अमीर गरीब तथा विभाजनों पर टिकी हुई समाज संरचना, ये जो समाज की जो संरचना है, जो जातिवाद, ऊंच नीच, अमीर गरीब पर टिकी हुई है। स्वार्थ दोहन, लोग स्वार्थ का दोहन कर रहे हैं। ठगी और पाखंड पर टिकी हुई राजनीति और संस्कृति को लेकर के रघुवीर सहाय सतत सजग और सचेत रहे हैं कि हमारी संस्कृति जिंदा रहे और समाज में ये जो कुरीतियाँ फैली हुई है, ठगी ठगी और पाखंड पर जो ये राजनीति चल रही है, लोगों को ठगने पर, पाखंड करने पर, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति, स्वार्थ दोहन, इस सब के खिलाफ ये सतत सजग रहे हैं। मतलब इन्होंने हमेशा लिखा है। यहाँ पर जो प्रस्तुत कविता है, ये कविता उनकी जो कविता संग्रह है, किताब है आत्महत्या के विरुद्ध, उससे ली गई है। ये अधिनायक, यह एक व्यंग कविता है। ये व्यंग कर रहे हैं भारत के राजनेताओं पर, भारत के लीडर्स पर, जो भारत के तथाकथित भाग्य विधाता बन करके गद्दी पर बैठे हुए हैं। ऐसी व्यंग कविता जिसमें हास्य नहीं, यहाँ पर इसमें हास्य नहीं है, हंसी नहीं आएगी आपको। आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष है। ये जो सत्ताधारी वर्ग है, जो सत्ता पर, कुर्सी पर काबिज है, उन पर यह कटाक्ष किया गया है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर के यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। राष्ट्रगान में जो ये अधिनायक शब्द लिया गया है इनके लीडर्स को लेकर के, तो उसके लिए ये एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया गया है। आज़ादी हासिल होने के इतने वर्ष के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया, कोई भी बदलाव नहीं आया। आम आदमी जस का तस है। कविता में हर चरना इसी आम आदमी का प्रतीक है, प्रतिनिधि करता है। हर चरना जो है वो आम आदमी है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकता व सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडे फहराए जाने के जलसे में वो फटा सुथन्ना, फटा हाफ पैंट पहन करके वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। वो भी जो बेचारा है, वो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी वो भी उस अधिनायक का गुणगान कर रहा है जो वास्तव में कोई अधिनायक है ही नहीं। वो वास्तव में पता नहीं क्या है, लेकिन उसका वो गुणगान कर रहा है। सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती हुई इस व्यवस्था में भी राजसी ठाठ बाट वाले भड़कीले रोब दाव के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहे हैं। और जब ये जलसा होता है, जब ये कार्यक्रम होता है, तब देखिएगा पूरे ठाठ बाट के साथ, पूरे रौब के साथ यहाँ के नेतागण आएंगे, मंच पर बैठेंगे, गाड़ियों पर आएंगे, एकदम हाथ डुलाते हुए, जैसे वो अधिनायक हैं, जैसे वो लीडर है। अरे काहे का लीडर? जब आपके राज में जब लोग दुखी हैं, जब आपके शासन में जब लोग अभी भी सरकारी स्कूल में 2ym दर्जे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं, जब आपके राज में लोग फटे सुथन्ना कपड़ा पहनने के लिए मजबूर हैं, तो आप काहे का अधिनायक हैं? अधिनायक का मतलब होता है नायक, लीडर। लीडर कोई छोटा सा शब्द नहीं है, लीडर बहुत बड़ा शब्द है। लेकिन वो ठाठ बाट से मंच पर बैठे रहते हैं और सामने में गरीब आम जनता हरचरना जो है वो फटा सुथन्ना पहन करके उस अधिनायक का गुणगान कर रहा है कि जनगण मन अधिनायक जय, हे भारत भाग्य विधाता। हे भारत के भाग्य विधाता अधिनायक, हे नेतागण, आप लोग जो हैं वो बहुत ही बड़े अधिनायक हैं, एकदम हमारे भाग्य विधाता हैं जो अभी तक हमारे हालत में सुधार नहीं किए हैं। और ये लोग जो हैं वो एकदम अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहे हैं। कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है,
मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रच्छन्न लालसा हो सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की। इस कविता में ये दिखाया गया है कि कहीं ये जो अधिनायक लोग बन कर के बैठे हुए हैं, ये जो नेता लोग बन कर के बैठे हुए हैं, कहीं इनके मन में सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की इच्छा तो नहीं? कहीं ये सचमुच कुर्सी पर बैठ करके तानाशाही करने की इच्छा तो नहीं रखते? मतलब लोगों को अपने इशारों पर चलाने की इच्छा तो नहीं रखते? क्योंकि इनके पास आज के ज़माने में सब कुछ है। इन्होंने अपनी फ़ौज, इनकी अपनी फ़ौज है, देश की अपनी फ़ौज है, तो ये फ़ौज का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद देश की सेना है, पुलिस विभाग है। तो ये कहीं तानाशाह बन करके, अधिनायक बन करके इस देश के लोगों पर फिर से वही वाला हुक्म तो नहीं जमाना चाह रहे हैं, तानाशाह तो नहीं बनना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर असल में लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये नेता लोग कम लड़े थे, आम जनता की भागीदारी ज़्यादा थी। तो ये देश जो है वो आम जनता का देश है। यहाँ पर भारत भाग्य विधाता जो है वो असल अर्थ में आम जनता है। ये जो कुर्सी पर सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं वो तो इस जनता का नौकर हैं, सेवक हैं। लेकिन कहीं वो नौकर, कहीं वो जो नौकर है, कहीं जो वो जो सेवक है, वो कहीं सत्ताधारी, सत्ता पर बैठ करके कहीं अधिनायक तो नहीं बनना चाह रहा, कहीं तानाशाह तो नहीं बनना चाह रहा, और हर चरना से अपना गुणगान तो नहीं गवाना चाह रहा, जो बेमन से उसका गुणगान गा रहा है। इसी को लेकर के, इसी को दिखाते हुए यहाँ पर हम आपको दो कविता दिखाएंगे। एक अधिनायक है और एक जो है वो प्रसिद्ध कवि मुक्ति बोध के द्वारा एक चर्चित कविता है भूल गलती। वो भी हम आपको यहीं पर इसी कविता के आसपास में है, तो आप लोग तो देखते नहीं होंगे पलट करके, तो ये कविता भी हम देखेंगे, दोनों कविता भी देखते हैं। रुक जाइए, मैं थोड़ा चाय पी लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बिस्किट और चाय मेरी मम्मी दे गई है, बस 2 मिनट रुक जाइए। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगीत में आखिर वो भारत भाग्य विधाता है कौन, जिसका गुणगान ये हर चरना जो है आम आदमी वो गा रहा है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवड़ के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। मखमल का कपड़ा पहने हुए, टमटम पर सवार होकर के, और बल्लम तुरही पगड़ी और छत्र चंवर के साथ। बल्लम मतलब भाले और बर्छी की तरह एक शस्त्र होता है जिसको बल्लम कहते हैं। तुरही जो युद्ध के समय जब घोषणा किया जाता है, देखते होंगे ऐसे करके जो आवाज़ निकाला जाता है, तुरही उसको कहते हैं। ऐसे टेढ़ा वाला जो होता है, जो मुंह में लगा करके घोषणा करते हैं, तो वो। तो बल्लम मतलब कोई अस्त्र, भाला, तुरही, पगड़ी पहन करके, और छत्र चंवर जो है वो छतरी और चमड़े का एक राजसी चिन्ह होता है। छत्र चंवर ये एक राजसी चिन्ह का नाम है, छत्र चंवर। तो इस सब के साथ मखमल, खटमल, बल्लम, तुरही, पगड़ी, छत्र चंवर के साथ तोप छुड़ाकर 21 तोपों की सलामी कौन ले रहा है? ये ढोल कौन बजवा रहा है खुद के लिए? कौन अपनी जय जयकार करवा रहा है? आखिर कौन है वो अधिनायक जो भारत के भाग्य का विधान कर रहा है, भारत के लोगों का भाग्य लिख रहा है? तो क्या उसने सच में भाग्य लिख दिया है जो वो अपनी जय जयकार करवा रहा है? क्या वो खुद पर खरा उतरा है जो वो अपनी जय जयकार करवा रहा है? इतने साजो श्रृंगार के साथ पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकार, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। पूरब से आ रहे हैं, पश्चिम से आ रहे हैं, 10 दिशाओं से ये लोग आ रहे हैं, और ये लोग यहाँ पर नंगे बूचे नर कंकाल का मतलब होता है सिर्फ उनमें हड्डियाँ ही दिख रही है, मांस नहीं दिख रहा है। मतलब ये लोग कुपोषण का शिकार लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी सही से नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे लोग नंगे बूचे, जिनके कपड़े जो हैं वो फटे पुराने हैं, गंदे कपड़े पहने हुए, मैले कुचेले पहने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि फटा हुआ कपड़ा, वो नंगे बूचे लग रहे हैं। ये आखिर ये जो लोग आ रहे हैं,
तो ये जो लोग आ रहे हैं, तो ये जो सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति है, ये जो खुद को अधिनायक बता रहा है, तो इसने जो मेडल लगाए हैं, ये जो मेडल लगाए हैं वो किस बात के मेडल लगाए हैं? देश की भलाई करने के मेडल लगाए हैं, देश में विकास करने के मेडल लगाए हैं, या देश के लोगों का उत्थान करने के लिए मेडल लगाए हैं? शिक्षा में विकास के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए, आखिर किस चीज़ में स्वास्थ्य सुधार के लिए, विकास के लिए इनको मेडल लगाया गया है? और इनका जो ये मेडल लगा है छाती पर, सीने पर, ये मेडल आखिर लगाया किसने है? क्योंकि बाकी लोग तो ये नरकंकाल हैं, नंगे बूचे लोग हैं, तो ये तो मेडल नहीं लगाएंगे। सरकार आपने हमारा कल्याण कर दिया है, लीजिए ये मेडल लगाइए, लीजिए ये पगड़ी जो है, छत्र छवड़, ये सब लगाइए, आपने हमारा कल्याण कर दिया है। तो ये क्योंकि नंगे बूचे लोग आ रहे हैं, नरकंकाल आ रहे हैं, तो इन लोगों का मेडल कौन लगाता है जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं अधिनायक बन करके? कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली? आखिर कौन कौन है वो महाबली अधिनायक जो खुद को जन गण मन का अधिनायक बता रहा है? वह महाबली कौन कौन है? यहाँ पर कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे सत्ताधीशों का नाम लिया गया है। कौन कौन है सत्ता पर जो काबिज लोग हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, वो सारे जो कुर्सी पर जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोगों के लीडर हैं, तो कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली? डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये जो डरा हुआ मन है, जो उन लोगों से डरता है कि कहीं हम आवाज़ उठाएंगे तो कहीं हमें जेल में न बंद कर दिया जाए, कहीं हम नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो कहीं हमें पुलिस से पिटवा न दिया जाए। देखते होंगे आप लोग कि जब नेताओं के खिलाफ, जब सत्ताधीशों के खिलाफ जब आम आदमी या फिर कोई आवाज़ उठाता है उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, तो उनको पुलिस के द्वारा पिटवाया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है ताकि ये लोग आवाज़ न उठाएं। ये जो डरा हुआ मन है, ये जो डरे हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोग बेमन से, बिना मन से, उनका मन नहीं है बाजा बजाने का। बाजा बजाना मतलब बड़ाई करना, उनकी तारीफ करना, उनके लिए खड़ा होना, ठीक, उनका गुणगान करना। तो ये जो बेमन से, ये जो डरे हुए लोग हैं, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, जिन अधिनायकों का बाजा रोज बजा रहा है डरा हुआ मन, लेकिन वो अधिनायक है कौन कौन, इसको पहचानने की आवश्यकता है। ये आपने देखा। इसी की तरह यहाँ पर एक और कविता जो है वो दिया गया है, ये भी हम लोग देखते हैं, जिस कविता का नाम है भूल गलती। ये बहुत बड़ी कविता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही लाइन दिए गए हैं, 8 लाइन दिया गया है शायद, देख लेते हैं। भूल गलती, गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता हमने अभी अभी पढ़ी है। तो उसी इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो फिलहाल ये दोनों कविताएं जो है वो सेम है, ठीक है। इसमें भी उसी अधिनायक के बारे में कहा गया है जो लोगों पर राज कर रहे हैं, और इसमें भी उन्हीं अधिनायकों के बारे में कहा गया है जो लोगों पर राज कर रहे हैं, और लोग जो है, लोगों की हालत कैसी है, और उन अधिनायकों का जो ठाठ बाट है, जो रहन सहन है, वो कैसा है, उसके बारे में बात कर रही हैं। तो ये कहते हैं कि भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, फारसी शब्द है तख्त पर, दिल के तख्त पर जो हमारी भूल, हमने जो भूलें की है, हमने जो गलतियां की हैं, तो भूलवश, गलतीवश जो हमारे समाज में जो गलतियां हैं, जो भूल हैं, वो सारी भूल और हमारी जो गलतियां हैं वो हमारे दिल के तख्त पर जिरह बख्तर पहन कर के बैठ चुकी हैं। मतलब जिरह बख्तर का मतलब होता है लोहे की जंजीर, लोहे का कवच पहन करके बैठ चुकी हैं तख्त पर, सिंहासन पर लोहे का कवच पहन करके बैठ चुकी हैं। मतलब उनका कोई उनको भेद नहीं सकता है, कोई उस कवच को तोड़ नहीं सकता है। वो हमारे भूल की वजह से बैठ चुके हैं, हमारे गलतियों की वजह से ऐसे लोग बैठ चुके हैं जो जिरह बख्तर पहन करके बैठे हुए हैं, लोहे का जंजीर पहन करके बैठे हुए हैं, लोहे का कवच पहन करके बैठे हुए हैं। चमकते हैं खरे हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी।
उनके हथियार जो हैं वो दूर तक चमक रहे हैं, दूर दूर से उनके हथियार चमक रहे हैं, हाथों में बंदूक तलवार वगैरह जो भी उनके हथियार हैं उनके सेनाओं के पास या उन लोगों के पास। और उनकी जो आंखें हैं वो एकदम नुकीले तेज पत्थर सी, जैसे तेज पत्थर किसी का सर फोड़ दे वो दूर से ही चमकता रहता है, वैसे ही उनकी आंखें एकदम तीखी हैं, वो चमक रही हैं। वहीं पर जो जो जनता है, जो आम लोग हैं, उसकी हालत कैसी है? खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें, बेजुमा बेबस सलाम में। जो आम जनता है वो सिर झुकाए खड़ी हैं, सब कतार में खड़ी हैं, बेजुबां हैं, कुछ बोल नहीं सकते डर से, बेबस हैं, उनके उनके बस में कुछ नहीं है, बेबस हैं बेचारे, और एकदम सलाम की मुद्रा में खड़े हुए हैं। अनगिनत खम्भों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। और जो जो नेतागण हैं, उनके जो दरबार हैं उनके पास जो धन दौलत है वो एकदम अनगिनत, उनके उनकी उनकी महलों में, उनके घरों में अनगिनत खम्भे हैं और एकदम मेहराब हैं, एकदम गोल गोल एकदम डिजाइन बने हुए हैं उनके घरों पर, उनके जो आम दरबार है उनका उसमें। और जो आम जनता है वो सिर झुकाए खड़ी है सब कतार में, बेजुबां बेबस सलाम की मुद्रा में खड़ी हुई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ अपना कमेंट दीजिए कि कैसा लग रहा है और कौन सा वीडियो आपको चाहिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइए, ये बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के काव्यखंड का चैप्टर है और काव्यखंड का लगभग सारे चैप्टर का वीडियो बन चुका है, जा कर के देखिए। और क्लास 6 से 12 तक की इंग्लिश भी कंप्लीट है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।